नमस्कार। विक्रमशिला शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को क्रमशः करते जा रहे हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जो छोटे वाले एग्ज़ाम हैं जैसे एसएससी का हो गया, 10वीं लेवल का मल्टीटास्किंग, +2 लेवल का हुआ CHSL, CGL हुआ ग्रेजुएशन लेवल पर, बिहार लोक सेवा आयोग का हुआ, सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम हुआ, HCS हरियाणा में हुआ एग्ज़ाम, CDS का हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट का हुआ, ऐसे जितने भी एग्ज़ाम जहाँ जहाँ पर आता है क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, और आपका TGT SS हो गया, PGT हिस्ट्री हो गया, इन सब के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो हमने 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ देखे थे। तो ध्यान देंगे, ये जो महाजनपद थे इनमें वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। आपको आ जाए कि विश्व का प्रथम गणतंत्र किसको मानते हैं, तो वो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह यहाँ ध्यान रहे, थोड़ा सा हम इसको जान लें कि राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या होता था उस समय। तो राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर, रेवेन्यू पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था। तो ये ध्यान देंगे, प्रत्येक राजतंत्र शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी। गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र था। राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था। एक समिति होती थी जिसके माध्यम से, नाम ही है गणतंत्र, लोगों का तंत्र। जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया में जो राजा थी उसकी प्रधानता थी, एकमात्र शासक तक सीमित थी। तो ये थोड़ा सा आ गया, क्योंकि सिंपल आ जाए कि राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर, तो यह भी आपको ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से आपको आ जाए क्वेश्चन, तो यह ध्यान देंगे। ये तो महाजनपद में से। और ये ध्यान रहे, एक प्रश्न ऐसे भी आया था कि पीछे भी हम लोग किए थे कि महाजनपद में से, इन 16 महाजनपद में से दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था। तो ये तो हमने कर लिया था, वो था अस्मक, एकमात्र दक्षिण भारत का। और भारत से बाहर जो था उसमें एक तो आपका हो गया गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा गांधार का पड़ोसी आपका कंबोज। तो कंबोज अभी भी पड़ता है कश्मीर का हिस्सा में, तो चूँकि हम उस पर अपना अधिकार हम मानते हैं, इसलिए उसको बाहर का नहीं माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देंगे। और आ जाए कि बुद्ध के समय में भारत में 10 गणतंत्र थे। बुद्ध के समय में भारत में 10 गणतंत्र थे। यहाँ पर 16 महाजनपदों में 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये बहुत महत्वपूर्ण। इनमें मगध महाजनपद ये सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ। मगध महाजनपद, मगध बहुत ही शक्तिशाली हुआ। और मगध आज आपको, इसने मगध साम्राज्य शुरू हुआ। तो मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था, हर्यक वंश। मगध साम्राज्य में जो पहला वंश हुआ, हर्यक वंश। यह वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक राज किया है। इसका संस्थापक था बिंबिसार और इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। ये इसकी राजधानी थी। ध्यान देंगे, प्रारंभिक राजधानी बिंबिसार ने इसकी स्थापना किया था। फिर आपको आ जाए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था,
तो आप बोलेंगे बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था आपको आ जाए तो अपना उत्तर होगा कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिवज। बिंबिसार का शासनकाल क्या है? 544 ईसा पूर्व से 492 492 ईसा पूर्व BC। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम जैन साहित्य मिलता है श्रेनिक। श्रेनिक इसका अन्य नाम मिलता है बिंबिसार का। और बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार वैवाहिक संबंधों के द्वारा राज्य का विस्तार किया। ऐसे भी आ जाए कि बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कौन सी नीति अपनाया था? तो वैवाहिक संबंध की नीति। इसकी जो प्रथम पत्नी थी महाकोसला देवी, वो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन कौशल राज की पुत्री थी। फिर दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। अजातशत्रु इसके पुत्र का जो बाद में बैठा गद्दी पर। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो ये वैवाहिक संबंधों से राज्य का विस्तार करने वाला हुआ। बिंबिसार अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मित्रता कायम कर रखा था और उसने अपने राज्यवेद जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। तो आपको आ जाए कि जीवक कौन था? बिंबिसार का राज्यवेद था, जिसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत का इलाज किया था। जीवक ने महात्मा बुद्ध का भी इलाज किया था। फिर अगला प्रश्न आपको आ जाए कि बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? उसी के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी और अजातशत्रु 492 492 BC में गद्दी पर बैठा। तो 492 से लेके 460 BC तक बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व तक अजातशत्रु गद्दी पर रहा और अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जानते हैं। कुनिक मतलब होता है पितृहंता। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। अजातशत्रु, फिर ध्यान देंगे भाई, अजातशत्रु के समय में ही 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति आ जाए किसके काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के समय में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 BC में। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आ जाए पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? तो अजातशत्रु के काल में हुआ। इसका समय कितना है? 483 BC है, 483 ईसा पूर्व। किस स्थान पर हुआ था ये? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुआ था ये पहली बौद्ध संगीति का आयोजन। अजातशत्रु के काल में ही किया गया था। यह आपको ध्यान में हो। इसका समय पूछेगा आपको कि भाई किस समय ये हुआ था, तो यहाँ आपको ध्यान देना है 483 BC में हुआ था, अजातशत्रु काल में हुआ था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। महाकश्यप यहाँ पर बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। ये प्रथम बौद्ध संगीति में, संगीति मतलब सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। तो ये पहली बौद्ध संगीति में आपको ध्यान में हो, पीछे क्वेश्चन हमने किया था कि बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पर क्या हुआ था वो आपको ध्यान में, इन दो पिटक का संकलन हुआ था। ये अजातशत्रु काल में ही हुआ था।
और अजात शत्रु ने रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। तो आपको ऐसे आ जाए कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत किस शासक ने रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। तो वो है अजात शत्रु, जिसकी क्या उपनाम है, उपाधि है कुनिक। अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजात शत्रु के बाद ऐसा कहा जाता है कि उसके पुत्र उदायन या उदयन, उदयभद्र, जो नाम मिल जाए एक ही बात है, इसने भी उसकी हत्या कर गद्दी अपना लिया था। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक उदायन या उदयन गद्दी पर रहा। और उदयन या उदायन जो है ये भी जैन मतानुयायी था। और जो उदयन था इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। गंगा और सोन नदियों के संगम के तट पर आ जाए कि पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना है, बिहार की राजधानी, इसकी स्थापना किसने की? तो उदायन ने किया इसकी स्थापना। किन नदियों के संगम पर? गंगा और सोन नदियों के संगम पर। इसको कुसुमपुरा भी बोलते हैं इसको। तो आपको आ जाए कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई अगली। तो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदायन है, ये भी यहाँ पर ध्यान देंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का तो ध्यान कर भाई, पहला राजा बिंबिसार, उसका फिर उसका पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद फिर उदायन, और अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक। उसकी हत्या किसने कर दिया? तो उसके अमात्य शिशुनाग ने उसको गद्दी से हटा दिया और उस पर अधिकार कर लिया और एक नया वंश शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो आपको आ जाए कि हर्यक वंश के बाद मगध के साम्राज्य पर कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक राज किया है। शिशुनाग ने ही इसकी स्थापना किया, तो उसके नाम पर बोलते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग 412 से 394 394 बीसी तक इसने राज किया है, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग इसका संस्थापक है और शिशुनाग ने कुछ समय के लिए राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले आया था। तो ये भी आ जाए कि भाई मगध साम्राज्य की पहली राजधानी बिंबिसार के काल में गिरिब्रज या राजगृह थी। फिर उदायन ने इसको पाटलिपुत्र स्थापना किया। फिर आ जाए कि पाटलिपुत्र से कुछ समय के लिए वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? तो वो था शिशुनाग ने बनाया था। बाद में फिर शिशुनाग के बाद कालाशोक या उसका एक नाम काक वर्ण भी मिलता है, क्योंकि कौआ के समान उसका रंग था इसलिए। तो कालाशोक या काकवर्ण ने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। तो कालाशोक या काकवर्ण 394 से 366 बीसी ईसा पूर्व तक राज्य किया था। इसके काल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपको आ जाए, पीछे आपने किया था पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में वैशाली में किया गया था 383 बीसी में, 383 ईसा पूर्व में किया गया था। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बकामी मिल जाए या साबक मीर मिल जाए, एक ही नाम है। और यहाँ पर भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभक्त हो गया। तो आ जाए आपको कि दूसरी बौद्ध संगीति का क्या परिणाम हुआ था। तो यहाँ पर स्थविर और महासंघिक ये दो भेद हो गए थे। यहाँ पर भिक्षुओं के बीच में संघ में बंटवारा हो गया था।
तो ये आप ध्यान देंगे। स्थविर और महासंगिक के रूप में बौद्ध संघ बट गया किसके काल में? कालाशोक या काक वर्ण के काल में दूसरी बौद्ध संगीति में इस प्रकार से बट गया था, कालाशोक के समय में। फिर ध्यान देंगे, आ जाए आपको यहाँ पर कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन उसका नाम मिलता है कि नंदीवर्धन अंतिम शासक था इस वंश का। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। तो आपको ऐसे भी आ जाए कि इसका अंतिम, तो ध्यान देंगे हमने ये किया कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। फिर आपको आ जाए कि शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 या 323 ईसा पूर्व तक राज किया। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। और पुराणों के अनुसार आता है कि किसके अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। तो उत्तर होगा पुराणों के अनुसार। आपको ध्यान में है पुराण संख्या जिनकी 18 है, तो पुराणों के अनुसार। और महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक कहा जाता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और दूसरा इसे भार्गव भी कहा जाता है, दूसरे परशुराम का अवतार। तो आपका आ जाए कि प्राचीन भारत में क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वछत्रांतक किसे कहा गया है? महापद्मनंद को। दूसरे परशुराम का अवतार किसे कहा गया है? भार्गव के नाम से महापद्मनंद को। और महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद के 8 पुत्रों ने इस वंश पर राज किया और इस वंश का अंतिम शासक उसका पुत्र धनानंद था। और धनानंद सिकंदर का समकालीन था। अर्थात आपको प्रश्न आ जाए कि जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो नंद वंश का धनानंद था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में उसने आक्रमण किया था। तो ये भी आपको आ जाए। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने तक रहा था। धनानंद के समय में ही इसका आक्रमण हुआ था। सिकंदर यूनान स्थित मकदूनिया का शासक था। सर फिलिप का पुत्र था सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था। आपको जाए उसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस था। और सिकंदर का जिससे युद्ध हुआ था वो था पंजाब का शासक पोरस। तो अच्छे से आप ध्यान कर लेंगे। ये तो आपको समझ में आ ही गया कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। उसके पिता का नाम क्या था? सर फिलिप था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु को एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। अरस्तु कहाँ के? तो अरस्तु यूनानी और अरस्तु के गुरु प्लेटो गुरु सुकरात। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों महान दार्शनिक हुए यूनान में। यह आप ध्यान रखेंगे। और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध का नाम है बितस्ता का युद्ध। बितस्ता झेलम का प्राचीन नाम है। तो आ जाए बितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध, या इसको हम बोलते हैं हाई डेस्पीज का युद्ध भी। किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध? तो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध हुआ था। ये ध्यान देंगे। और अभी हमने किया था कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। वापस यूनान जाते हुए बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी।